Hello everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel Self Learning. पीपल एंड एनवायरनमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का। तो आज एक वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पीपल एनवायरनमेंट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक वीडियो में ही सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो नेट के अभी 2 पेपर हो चुके हैं उनमें जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। पहली बात। दूसरी बात, अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट जो टॉपिक है ये आपकी यूनिट नंबर 6 में आता है, यूजीसी नेट के पेपर 1 के ना, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी करे फटाफट पढ़ते हैं हम कि क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें, है ना। तो देख लीजिए, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो शब्द है इसको कहा जाता है हिंदी में पर्यावरण। पर्यावरण ये शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से बना हुआ है। फ्रेंच भाषा के एक शब्द एनवायरन से निकाला हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर तो टू सराउंड इसका मतलब बताया गया है। टू सराउंड सब जगह की बात जब कही जाती है तो ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एनवायरनमेंट जो शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है, तो आप बता सकते हैं फ्रेंच से निकला हुआ है। अब ये देख लेते हैं, ज़्यादा डेफिनेशन में अभी हम नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें बस क्या करना है कि वो पॉइंट्स देखने हैं जिनसे प्रश्न बन रहे हैं। कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। जिसे एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है, अपनी खुद की लाइफ से रिलेट करता है, क्योंकि इंसान जिन चीज़ों के बिना बिल्कुल जीवित नहीं रह सकता वो हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलती है, पर्यावरण से ही मिलती है। हम पानी से के बिना नहीं रह सकते हैं, हम हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, हम खाना खाए बिना नहीं रह सकते हैं, हम गर्मी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट। ठीक है, आप एक अच्छा कपड़ा ना पहने चलेगा, लेकिन आपका एनवायरनमेंट अगर नहीं होगा, एक बॉटल पानी ना मिले आपको, पानी नहीं होगा तो कैसे जिंदा रहेंगे। तो एटमॉस्फेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी ज़िंदगी का। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हैं 4, जिनको हम हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। इंग्लिश में कहा जाता है तो इसको स्थल मंडल को लिथोस्फीयर, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर और जीव मंडल को बायोस्फीयर। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर जो है एक्चुअल में एनवायरनमेंट का जो एरिया है जहाँ से यूनिवर्स में एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाता है पृथ्वी के लिए, तो वो भाग कौन सा होता है? वायुमंडल, है ना, जिसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर, है ना। उसके पहले तो उसके ऊपर तो यूनिवर्स होता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर एक तरह से वायुमंडल। इसी वजह से पृथ्वी जो है बाकी सारे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसके सराउंडिंग एक वायुमंडल पाया जाता है जो सभी के सराउंडिंग नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। और यहाँ जीवन इसी वजह से संभव है क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। अब वायुमंडल जो है इसके भी लेयर्स होते हैं। लेयर्स में सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, जिसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। फिर कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कहा जाता है समताप मंडल। फिर कहा मेसोस्फेयर, जिसको मध्य मंडल। फिर आता है थर्मोस्फेयर, जिसको ताप मंडल। और ये होता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इसको कहा जाता है बाह्यमंडल, है ना, जो बाह्य वातावरण में रहता है। तो ठीक है, एटमॉस्फेयर के कितने भाग बता दिए मैंने? 5 हो गए। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर ताप मंडल और एक्सोस्फेयर इसको कहा जाता है बाह्यमंडल। अब पृथ्वी के 12 किलोमीटर की रेडियस तक, पृथ्वी की जो कहना चाहिए लेंथ, यदि डिस्टेंस निकाली जाए पृथ्वी की ऊपर से, तो 12 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक आपको कौन सा मंडल मिलता है? ट्रोपोस्फेयर, इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल, है ना। और फिर आता है आपका समताप मंडल। 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की
डिस्टेंस पे, और जो ओजोन लेयर है वो इसी मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बनता है क्वेश्चन कि ओजोन लेयर किस मंडल में होती है ना, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर। ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। फिर आता है मेसोस्फेयर, जिसको मध्य मंडल कहा जाता है, और ये 50 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस में होता है। थर्मोस्फेयर तापमंडल, जिसको 80 से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस में, और एक्सोस्फेयर लगभग अबाउट देखा जाए तो 700 किलोमीटर के बाद ये लग जाता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं पृथ्वी पर। जीव इसीलिए होता है, यानी कि जीवन इसलिए संभव है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। जैसे कि आप अपने जीवन में देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो कहना चाहिए हवा, क्योंकि पानी के बिना तो चलो 1 घंटे रह लोगे, 1 दिन रह लोगे, लेकिन हवा के बिना तो आप 1 मिनट नहीं रह सकते। आपकी एक बार नाक बंद कर दी जाए, फिर देखो आप कितने देर जीवित रह पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाती है, वायु, है ना। तो ये देखा जाए कि कितनी सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले देखा जाए तो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, 78.08% जो है वो नाइट्रोजन है। देखो मैं आपको जो बता रही हूँ इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों को नोट कर लेना है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78.08%, कई बार पूछा गया है। ऑक्सीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, उसका परसेंटेज है 20.95, कई जगह पे 21% पे लिखा रहता है, तो लगभग 20.95% है। ऑर्गन होती है तीसरे नंबर की, इसका जो परसेंटेज है वो 0.93। ऑर्गन का जो साइंटिफिक सिंबल होता है AR होता है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO2, 0.037%, ठीक है, और 0.037% है। अगर इसका स्तर बढ़ता है ना, तो प्रदूषण का एक कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। फिर आती है नियॉन, 0.0018%। मीथेन, जिससे गैसेस बनती हैं जो हम अपनी यूज़ करते हैं, 0.002%। फिर आती है क्रिप्टॉन, KR, 0.0001%। फिर H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो है 0.0005%। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहा जाता है, हंसने वाली गैस भी कहते हैं इसको यदि छोड़ दिया जाए किसी एरिया में तो लोग हंसने लगते हैं, तो 0.0005%। और जियॉन लास्ट में आता है, सबसे कम परसेंटेज है इसका, 0.0000, मतलब 5 टाइम्स 0.87%। ये हो गई आपकी गैसेस की परसेंटेज। तो मेनली नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है, और इसके बाद में ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है, कई बारी हाइड्रोजन का भी पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं, पॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो पॉल्यूशन को समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी में, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। अभी दोनों फेज जो दोनों शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उन दोनों में ही ये पॉल्यूशन का टॉपिक आया है। तो पॉल्यूशन और इट्स टाइप को देख लेते हैं। सबसे पहले तो रीजन देख लेते हैं पॉल्यूशन का। तो भगवान ने इतने सारे जानवर बनाए, इतनी सारी प्रकृति में वनस्पतियाँ, इको सिस्टम जो है, इतना सारा सब कुछ बनाया है, लेकिन सबसे बड़ा अगर प्रकृति को नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो भगवान की बनाई हुई इस कृति ने, मतलब कि मनुष्य ने। और मनुष्य के कारण क्रियाकलापों की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रकृति की हानि होती है, और उसी का इफेक्ट है कि हम बहुत सारे डिजास्टर जो है वो हम देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अर्थक्वेक आना, भूकंप जिसको कहते हैं, सुनामी का आना, और अभी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो भी हमारी जो करतूत है उसकी वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसका पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो इंसानों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसके द्वारा हो रही हैं, और पॉल्यूशन भी उन्हीं की वजह से होता है। तो हम देख लेते हैं कि पॉल्यूशन का जो मेनली बात की जाती है, तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन की बात की जाती है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए एयर पोल्यूशन को,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है। 70% इसका रोल होता है, अप्रोक्सीमेटली 70% जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से पोल्यूशन होता है। और इसको नापने के लिए एक इंडेक्स होता है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना AQI से। अभी भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है विश्व के पोल्यूटेड जो देश है, मोस्ट पोल्यूटेड देश है, उसमें भारत का नंबर तीसरा है। पहला नंबर चाइना का है। अभी पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि विश्व भर के इतने सारे देशों में भारत तीसरे नंबर पे आता है मोस्ट पॉल्यूटेड देशों में, है ना। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो एयर की क्वालिटी को नापता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा दिल्ली NCR में स्मॉग की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब गर्मियों के सीजन में भी देखा जाए या फिर कहा जाए कि जो वो पराली जलाने वाला सीजन होता है, जिस समय पे दिवाली के आसपास, उस समय पे इतना ज्यादा धुआं धुआं टाइप हो जाता था कि मतलब आसमान दिखता ही नहीं था। और उसका मेन रीजन क्या था? पहला रीजन तो था कि आपके जो व्हीकल होते हैं उससे निकलने वाला धुआं। दूसरा आता है जो पराली जलाई जाती है, जो खेतों में जो क्रॉप है जो बर्न की जाती है, उसकी वजह से उसका निकला हुआ धुआं। और साथ ही साथ में इतना ज्यादा हमारे देश में अभी जो मेट्रो सिटीज है उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो सीमेंट का उड़ना, डस्ट का उड़ना, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। लेकिन कोरोना जब आया तो उसकी कहना चाहिए ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू भी देखा जाए अगर, तो इतना हुआ कि जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन की वजह से व्हीकल जो है वो बिल्कुल जीरो हो गए थे, चल नहीं रहे थे। तो उस वक्त जितना भी ये जो पॉल्यूशन था वो बिल्कुल शांत हो गया, बैठ गया नीचे, है ना। तो वो एक इफेक्ट था, उससे बहुत फायदा हुआ। मैं तो ये कहूंगी कि उसकी परसेंटेज में जो बिफोर कोरोना था स्मॉग जो परसेंटेज है, उसके आफ्टर तो बहुत कम हो गया। लेकिन फिर भी है तो सही। तो किससे नापते हैं इसकी क्वालिटी को? एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको AQI कहा जाता है। अब मेन पोल्यूटेंट की बात करें कि पोल्यूशन को मेनली फैलाने वाले जो पोल्यूटेंट हैं, मतलब जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है, वो कौन कौन से हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले बताया, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, मीथेन गैस, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरीके से पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके कॉजेस देख लेते हैं हम कि इनकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं मानव शरीर में, कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड ऑक्सीजन को कम कर देती है, ब्लड का ऑक्सीजन लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो ब्लड की क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सेस जब बॉडी में हो जाती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो, उसकी वजह से अस्थमा होता है, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। जब जिस तरीके से नहीं देखा जाता है, कई बार ऐसा पोल्यूशन होता है कि हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, उस वक्त उस एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। बेंजीन जो है वो इरिटेशन पैदा करता है, आंखों में जलन पैदा करता है। देखा होगा जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो भी दिल्ली NCR में रहते हैं उन लोगों ने तो ये चीज एक्चुअल में फील की होगी कि जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है तो आपकी सांस में ऐसा लगता है सांस आ ही नहीं रही हो, निकल ही नहीं रही हो, और उसके बाद में आंखों में जलन होना, आंखें लाल हो जाना, इस तरीके की होती है। तो जब आंखों में जलन वाला जो प्रॉब्लम होती है, स्किन इरिटेशन, स्किन का बहुत ड्राई हो जाना, ये होता है आपका बेंजीन गैस जब एक्सेस में हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तब होता है। उसके बाद में मीथेन जब बढ़ती है तब क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मतलब ग्रीन हाउस का इफेक्ट का मतलब समझते हैं कि पृथ्वी की एटमॉस्फेयर जो है उसकी गर्मी को बढ़ा देना। जब गर्मी बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, एक तरह से ये फायदेमंद भी होता है, लेकिन ज्यादा एक्सेस में हो जाए तो नुकसान हो जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअल में ये क्या करता है? आपका ओजोन लेयर जो है उसको डिस्प्यूट करता है। मतलब ओजोन लेयर जो है ना, उसमें जो छेद हो रहा है उसका मेन रीजन, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसलिए इसको याद रखिएगा। ओजोन जो गैस है जो कि क्या करती है, पृथ्वी के सराउंडिंग एक तरीके का एक लेयर बना के रखती है एटमॉस्फेयर में, समतापमंडल में, अभी बात करी हमने, जो कि जो सन से, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, UV रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती है ना,
उनको वहीं पर रोक देती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस चली जाती है। इस वजह से ओजोन लेयर की वजह से यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से यूवी रेज जो ओजोन लेयर है उसमें एक जगह पर छेद हो गया है, और यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आने के लिए रास्ता मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतनी ज्यादा खतरनाक गैस होती है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली होता है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जो एटमॉस्फेयर को गर्म रखने की कोशिश करती हैं। फिर आती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक तरह से जिम्मेदार होती है ओजोन लेयर की को खत्म करने में, ओजोन लेयर की को एक तरह से खतरा पहुंचाने के लिए या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिम्मेदार होती है। अगले और ज्यादा पॉल्यूटेंट्स जो हैं इसके अलावा वो भी देख लेते हैं। चूंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई होती हैं, इतने सारे कारखाने लगे हुए होते हैं, तो इनसे निकलने वाला जो धुआं है उसमें लेड होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो भी होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, कैडमियम और भी ज्यादा होते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है कि आपका एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पोल्यूशन का टाइप देखें तो वो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। इसकी में भी वाटर पोल्यूशन से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। आपने अभी अभी देखा होगा, न्यूज में कई बार दिखाते हैं, जो हमारी देश की नदियां हैं वो नदियां दिन प्रतिदिन गंदी हो जा रही हैं, गंदी होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही है? क्योंकि उसमें बहुत दुख होता है देखकर, बहुत ज्यादा दुख होता है। बहुत सारी नदियों को तो नालों में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब इतना ज्यादा उससे वेस्ट जो होता है, आपके कारखानों से निकला हुआ वेस्ट है, और ज्यादा जो दूसरे तरीके का वेस्ट होता है वो भी नदियों के किनारे पे नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो कई सारी जो मतलब इतना बड़ा जल स्रोत है वो एक तरह से नाले में कन्वर्ट हो गया है। बहुत सारा ऐसा जगह देख रहे हैं कि मतलब बहुत दुख होता है देखकर, लेकिन क्या करें। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके की ना तो जो आम जनता है वो सोचती है, और ना ही इस तरीके को मतलब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा साकार कदम उठाती है। तो लेड जो है वो मिलता है जब पानी में, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। कैडमियम मिलता है तब वाटर पोल्यूशन होता है। तो आपको अगर पॉल्यूटेंट की बात पूछी जाती है ना, कौन से वाटर पोल्यूशन की, तो आपको रखना है ये सारे नाम याद। कैडमियम है, मरकरी है, मरकरी मतलब पारा, फिर आर्सेनिक है। आर्सेनिक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम लोग देखते हैं ना, जब हमारे घरों में आरओ लगा हुआ है, तो जब वो लाते हैं ना चेक करने के लिए, तो ये सारी चीजें ही निकलती हैं उसमें। और जब इनकी क्वालिटी, इनका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो कॉजेस होते हैं रोग उत्पन्न होने के, वो शुरू हो जाते हैं। फ्लोराइड जो होता है वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो वाटर पोल्यूशन के जो पोल्यूटेंट हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, कौन सा लेवल होता है पोल्यूशन का, तो सॉइल पोल्यूशन, जिसको कहते हैं मृदा प्रदूषण, मतलब मिट्टी का पोल्यूटेंट प्रदूषित हो जाना। तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो जो इधर वाटर को पोल्यूट करती हैं वही सारे जो केमिकल्स हैं वही आपके किसे मिट्टी को भी पॉल्यूशन करते हैं, मतलब उसको भी प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स, जो अम्लीय वर्षा भी होती है उससे भी मृदा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद में प्लास्टिक बैग, भारत के लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। वो ये सोचते हैं उन्होंने अपना घर झाड़ लिया है, पोंछ लिया है, अपने घर का सारा कूड़ा है वो बाहर जा रहा है, कितना कहाँ जा रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो प्लास्टिक बैग जो है वो फेंकते जाते हैं। इतने सारे आजकल खाने पीने की ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक मुहिम चली थी कि प्लास्टिक बैग नहीं, वो लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी मुहिम 2-4 दिन या महीनों में से ज्यादा नहीं चलती है। तो प्लास्टिक बैग अब वापस से वैसे यूज हो रहे हैं। तो प्लास्टिक बैग इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो जल प्रदूषित करते हैं, वो आपकी धरती को भी बंजर करते हैं। साथ ही साथ में जो बॉटल्स हैं, पानी पिया फेंक दिया, पाउच में पानी पिया वो भी फेंक दिया। तो ये सोचिए जो प्लास्टिक है वो मिट्टी में आपकी मिल जाती है, जुड़ जाती है, और वो उतनी जगह को खराब कर देती है। सीमेंट, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बन रही हैं, और वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में कंटिन्यूसली काम चल रहा होता है, और वो सीमेंट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो उधर की मिट्टी को पूरा
प्रदूषित कर देता है। मैं जहाँ पर रहती हूँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर कंक्रीट का जंगल बन रखा है, और इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अब मिट्टी में आप घर के अंदर भी प्लांट्स लगाते हो, पौधे लगाते हो, तो वो लग नहीं पाते। क्यों नहीं लग पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सीमेंट मिल चुका है मिट्टी में कि उनकी जो उर्वरक क्षमता है ना वो खत्म हो रही है। और ब्रिक्स, साथ ही साथ में पेंट्स, ये सारी चीजें मिलती हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार मनुष्य ही है, किसने कहा है, लेकिन ना पर करते हैं। 65 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना जो है आवाज का कितना स्तर जो है वो ठीक ठाक है, उससे ज्यादा अगर हो तो आपके लिए हानिकारक होता है। तो 65 डेसिबल तक अगर है तो आप सुन सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर है जब, तो आपके लिए पॉल्यूशन है। ठीक है, तो 65 डेसिबल तक आप आसानी से सुन सकते हैं, और उसके ऊपर जो है उसे नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं। फिर 90 डेसिबल जो है वो डेंजरस हो जाता है कानों के लिए, मनुष्य के कानों के लिए 90 डेसिबल जो है वो खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस भी होते हैं और बायोलॉजिकल पॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, नेचुरल देखे जाएं तो नेचुरल पॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, तो नेचुरल पॉल्यूशन की बात कही जाए तो वोल्केनो का आना, मतलब ज्वालामुखी का आना, सुनामी का आना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी बहुत सारा धुआं निकलता है और उसके कारण से हीट बढ़ती है और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। वोल्केनो जो होता है ना, ज्वालामुखी जो होता है, उससे तो इतना सारा लावा निकलता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर दूषित हो जाती हैं। एयर पॉल्यूटेड भी हो जाता, पोल्यूशन भी हो जाता है, सॉइल भी हो जाती है, और उसके साथ साथ में उसका जब लावा मिलता है पानी में तो वो पानी भी हो जाता है, और पूरा का पूरा वातावरण उससे पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और मैं तो ये भी कहूंगी कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये चीजें माननी भी चाहिए। कम से कम कोई और हो ना हो, हम किसी तरह से कोई रीजन ना बने पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें ही खतरा देगा और आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा मैं बताऊं तो जो मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस हैं, आपके जितने भी ये जो टावर्स होते हैं, इनसे निकलने वाले रेडिएशन से, इनसे भी पोल्यूशन इंक्रीज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पहले जो 4G और 5G आने के पहले बहुत सारी आपको बर्ड्स दिखाई देती थी, जो अब नहीं दिखाई देती हैं। कौवे नहीं दिखाई देते, छोटी छोटी वो चिड़ियां हुआ करती थी, वो भी नजर नहीं आती हैं। बहुत दूर रिमोट एरिया में कभी आप जाओ नदी वदी के किनारे ना, तो वहां नजर आती है, लेकिन आपके शहरों में नजर नहीं आती है। उसका रीजन है कि इनकी जो पोल्यूशन की वजह से, या फिर 5G और 4G जो नेटवर्क है उनकी वजह से इनका खात्मा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। कुछ मुख्य दिन जो है वो आपको याद रखना है। भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1980 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, और उसकी स्थापना की गई थी 1973 में। इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट परियोजना है हाथी परियोजना, उसकी स्थापना हुई थी 1991 में। अम्लीय वर्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है प्रदूषण का, और साथ ही साथ में जल प्रदूषण का, साथ ही साथ में मृदा प्रदूषण का। तो उसका लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो SO2 और NO2। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है ओजोन लेयर में छेद होने का, और साथ ही साथ में स्किन कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां जो होती हैं उनको उनके पीछे का कारण। तो उसके पीछे कौन कौन से तत्व मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं, तो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। कंपोस्ट किसे कहते हैं, तो जैविक खाद होती है जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। क्रोड किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसे क्रोड कहते हैं। ठीक है, और भूपर्पटी किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का सतही भाग जो होता है उसे भूपर्पटी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसको मैं अभी शेयर करने वाली हूँ टेलीग्राम पर, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। हो सकता है कि आपके लिए
उससे एक आध कोई क्वेश्चन बन जाए, और सभी को मैं यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन अगर नहीं हुए तो हो जाना और चेक कर लेना। बहुत सारे वन लाइनर जो हैं वो मैंने उधर पर शेयर कर दिए। अब नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके का एक कांच का बॉक्स है सपोज कीजिए, और कांच के बॉक्स में आपने यहाँ पर कोई पौधा है जो कि लगा दिया है, ठीक है। अब इसे सपोज करते हैं इसे ह्यूमिडिटी की जरूरत है, इसमें तापमान की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको गर्मी के लिए कुछ आर्टिफिशियली इस तरीके से बल्ब या फिर कुछ ऐसा उपकरण लगाना पड़ता है ताकि इसको जितनी आवश्यकता हो ग्रो होने के लिए तापमान की वो उसे मिल पाए, और उसकी वजह से ये जो पौधा है उसको उतनी ह्यूमिडिटी भी मिलती है, उतनी टेम्परेचर भी मिलता है, और उसकी वजह से वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर यही चीज आप नेचुरली देखें कि एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का तापमान है या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, तो उस इंक्रीज होने की वजह से केवल एक पॉइंट में पौधों को जैसे फायदा होता है, लेकिन नहीं, इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बहुत सारी चीजों पर उसका गलत इफेक्ट भी होने लगता है। एक आर्टिफिशियली ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करना वो अलग बात होती है, लेकिन नेचुरली बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है, तो उसके पीछे जो गैसेस होती हैं उसमें देखिए वाटर वेपर होते हैं जो ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं 36 से 70%, CO2 गैस होती है 9 to 26%, और मीथेन गैस होती है 4 to 9%, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। उससे ज्यादा आप मत समझिए, क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा। वॉल्केनो, ज्वालामुखी की बात कही जाए तो मुख्य रूप से एक्टिव वॉल्केनो के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक्टिव वॉल्केनो कौन कौन से हैं, तो बेरिस आइसलैंड में एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब ज्वालामुखी है जो कि अभी भी चल रहा है। अंडमान जो द्वीप समूह है उधर पर है। फिर डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद में बारस्टैंग ये भी एक्टिव है, ये भी अंडमान आइसलैंड में है। पैसिफिक रिंग एक्टिव वॉल्केनो है, पैसिफिक ओशियन में है। फिर क्रिस्टीमा ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, 2011 तक था, मतलब दो जापान में है। और मेरिपी ये भी एक्टिव है, ये इंडोनेशिया में है 2010 में, ठीक है। तो ये वॉल्केनो थे, मतलब ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है जो एक्टिवली साइक्लोन आए हुए हैं, तो साइक्लोन के बारे में भी आप ध्यान में रखिए कि साइक्लोन कब कब आए हैं। इसके साथ में सुनामी भी एक बहुत बड़ा तबाही आई थी, आपको याद होगा 2004 में इंडियन ओशियन में अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशियन के अंदर, और उसकी वजह से सुनामी आई थी जिसमें बहुत तबाही हुई थी। तो ये जो सुनामी है, मेजर सुनामीज कहाँ कहाँ पर आई हुई हैं, इसका भी मैं प्रिंट आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, एक बार उसे चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम कुछ समिट्स पढ़ लेते हैं। कुछ समिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, जो वर्ल्ड वाइज एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाए जा रहे हैं, इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट भी तैयार किए गए हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में जो बात की जाए तो 1986 में ये पास हुआ था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986। फिर इसके बाद में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 30 जून 2008 में। याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी कई बार रहता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, ठीक है, 30 जून 2008। इसके बाद में इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात की जाए तो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हैं। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कनाडा में इस पे चर्चा हुई थी, इसके बाद फिर इस पर बात की गई और उसको एक्टिवली काम में लगा दिया गया। मेनली इसकी जो एम था वो क्या था, ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर काम किया जाए, और इस पर ये स्टार्ट हुआ 16 सितंबर 1987 में, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में कभी कभी नाम पूछे जाते हैं। तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से संबंधित है, ये कनाडा से संबंधित है, ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शन उससे संबंधित।
इसके बाद में रियो समिट, बहुत प्रश्न पूछा जाता है रियो समिट के बारे में। ये सबसे बड़ी चलने वाली कॉन्फ्रेंसेस में से एक है, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन ये 3 जून से लेकर 14 जून तक लगातार चलने वाली कॉन्फ्रेंस थी। ये ब्राजील में हुई थी 1992 में। इसका भी एम यही था कि किस तरीके से आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, जो इकोलॉजी है उसको इम्प्रूव करें, जितने भी ज्यादा जो डिजास्टर्स आते हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई, हालांकि इस पर कंप्लीट एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है रियो समिट पे, लेकिन अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है। तो केवल आपको इतना याद रखना है कब से कब तक हुई है और ब्राजील में हुआ था ये, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल ये किस लिए है? रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पृथ्वी का, क्योंकि टेम्परेचर एक ग्रीन हाउस गैसेस में से एक होती है ये, और इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो किस तरह से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो डाउन किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अधिकता है उसको रोका जाए, इसकी लिए काम करने के लिए बात की गई थी। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत में रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनका एम था मुख्य रूप से, और स्टार्ट किया गया इसको 2008 में और एंड किया गया 2012 में, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट देख लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट 12 दिसंबर 2015 में हुआ था, अडॉप्ट किया गया था इसको, पेरिस एग्रीमेंट को, और 4 नवंबर 2016 से इसे इफेक्टिवली लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, प्रश्न से पूछा जाता है। कुछ और देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कुछ और समिट्स के बारे में समझ लेते हैं। एक इंडियाज करके एक समिट्स हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया में जिस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए इसके बारे में चर्चा की जाती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अभी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, इसका रीजन ये है क्योंकि अभी हमारे जो देश में प्रधानमंत्री जी हैं उनकी और जो फ्रांस है उनके प्रधानमंत्री, दोनों के बीच में ये समिट हुआ था 2015 में। सोलर एनर्जी को के ऊपर ये समिट हुआ था, सोलर अलायंस, है ना। तो इसको याद रख लेना। इससे संबंधित प्रश्न पूछने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए ना, तो मैं इसको कहूंगी 90%, इसलिए क्योंकि ये पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान की बात है। और इसके अलावा नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग में SDG इंडिया 2020-21 की बात की गई है। तो ये क्या है SDG इंडिया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है, जिसमें कि 17 गोल्स डिसाइड किए गए थे। उनमें से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक महत्वपूर्ण गोल माना गया है। भारत में एनवायरमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसका जो क्षरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो SDG के बारे में अभी पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो इसका गठन 2020-21 में हुआ, और इसके साथ साथ में इसका मुख्य रूप से क्या है, तो 17 मुख्य रूप से गोल बनाए गए हैं, जिसमें से पर्यावरण भी एक है। अब इम्पोर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आपने थोड़ा सा भी याद रखा ना तो आपके नंबर पक्के 100%, क्योंकि पूरे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो डेज पर आता ही आता है, ठीक है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये नेक्स्ट लास्ट सेशन में ये पूछा गया है क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, याद रखिएगा। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड का मतलब जो ऐसी मिट्टी है जो कि गीली सतह आती है, वेटलैंड कहलाती है ना, उसका डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। 28 फरवरी है नेशनल साइंस डे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ये कुछ है, इनको याद कर लेना। अगर पेपर जा रहे हो देने के लिए तो ये याद कर लो, क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा जाएगा। 3 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? जंगली जो जीवन होता है ना, वाइल्ड लाइफ, उसका डे मनाया जाता है 3 मार्च को। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे।
22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। ये याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहाँ तक कि जब मैंने पेपर दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। फिर 5 जून को ये भी पूछा जाने वाला है क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, अभी रिसेंटली 5 जून को निकला है। 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर। ये भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए, जो एक निश्चित रूप से कार्य हो रहा है ना, उसको प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन द ओजोन लेयर। 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। बहुत ध्यान से सुन लो, 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो दोनों में अंतर याद रखना, जब हेल्थ शब्द जुड़ा हो तो वो 26 सितंबर में है। कभी कभी इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आते हैं। 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ठीक है, तो ये था एनवायरमेंट का टोटल लेखा जोखा, जो अभी हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास समय है कम, एग्जाम हो गए हैं ऑलरेडी स्टार्ट। तो अभी हमने केवल उतना ही समझने की कोशिश करी है, उतना ही पढ़ने की कोशिश की है, जिससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इनको मेमोराइज कर लेना, टेलीग्राम जरूर चेक कर लेना। अभी पहले मैं हो सकता है कि वो पेपर्स ही डाल दूं और उसके बाद में जाकर ये वीडियो आए, तो पहले आप वो चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं एनवायरमेंट के कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर के पेपर्स में, उनको लेकर आऊंगी, ताकि आपको एक और आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको यही शुभकामनाएं हैं कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाए और आपकी जो भी टारगेट्स हैं आपके वो अचीव आप कर पाए, और मेरी तरफ से जो कुछ भी बन सकता है मैं वो कर रही हूँ। तो आपको बस मेरा इतना ही काम करना, इतनी ही हेल्प करना, आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करना, दूसरों तक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा ही। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा, फ्री में मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाओं के सहित मैं लेती हूँ इस वीडियो से विदा। बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।